वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम 1 फरवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे और ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। हाल ही में ओंकोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ओंकोसेरियासिस जो बीमारी है इसे ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश नाइजर बना है और ओंकोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला विश्व का 5वां देश है और अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है। अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश बना है नाइजर ओंकोसेरियासिस बीमारी को ख़त्म करने वाला। इसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अंधापन आता है और रिवर ब्लाइंडनेस इसे क्यों कहते हैं? तो नदी के किनारे जो ओंकोसेरिका परजीवी होता है यह पाया जाता है नदियों के किनारे और जो इसके कारण अंधापन आता है, इसलिए इसे रिवर्स ब्लाइंडनेस रोग भी कहा जाता है ओंकोसेरिया को। विश्व का पहला देश कौन सा था इसे खत्म करने वाला, समाप्त करने वाला? तो कोलंबिया था। अफ्रीका महाद्वीप अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको 2 देश दिखाई देंगे, नाइजर और नाइजीरिया। इन देश से होकर एक नदी प्रवाहित होती है, नाइजर नदी, जिसे पोम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। और जो पोम ऑयल रिवर कहा जाता है नाइजर नदी को, और नाइजर नदी के ऊपर ही केंजी बांध भी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में ही विक्टोरिया झील है, जिससे होकर जो विषुवत रेखा है वह गुजरती है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस झील को 2 भागों में बांटती है? तो विक्टोरिया झील को 2 भागों में बांटती है, जो हमारी विषुवत रेखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें एटलस पर्वत भी कहाँ मिलता है हमें, तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत देखने को मिलता है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत ये भी कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है और अफ्रीका महाद्वीप में ही डेकेंसबर्ग पर्वत भी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? तो तंजानिया में है, जो किलिमंजारो है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और यहीं पर पास में पेम्बा और जंजीबार द्वीप स्थित है और इन पेम्बा और जंजीबार द्वीपों को लोंग द्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लोंग उत्पादन सर्वाधिक करते हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और अफ्रीका महाद्वीप को जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? तो अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। ये आपको ध्यान में रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। अगर लैंड लॉक कंट्री कौन सी है सबसे बड़ी? स्थल अवरुद्ध देश, तो कजाकिस्तान है स्थल अवरुद्ध देश विश्व का सबसे बड़ा। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो भारत में जैसे रायसीमा डायलॉग होता है, भारत में जो रायलसीमा की पहाड़ियाँ हैं, दिल्ली जो राष्ट्रपति भवन है रायलसीना की पहाड़ी पर स्थित है। तो रायलसीना डायलॉग भारत में होता है। इसी की तर्ज पर प्रथम बार आयोजित हुआ है रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025। इसमें मध्य एशिया के जो देश है इनको शामिल किया गया है। तो अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ है। रायसीना डायलॉग भारत के अनुरूप यहाँ पर आयोजित हुआ है। जिस प्रकार भारत में रायसीना पहाड़ी पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होता है और 2024 में यह 9वें क्रम का हुआ था। और ग्रीस के प्रधानमंत्री हमारे मुख्य अतिथि थे, इस बार चीफ गेस्ट थे रायसीना डायलॉग में। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 इसका पहला संस्करण है और अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन हुआ है। अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन हुआ है और यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में कौन थे? तो जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसके चीफ गेस्ट थे रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए इसका आयोजन किया गया था। इसके आयोजक कौन कौन थे? आयोजन करवाने वाले तो विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय, यूएई की सरकार और जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, इन तीनों ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 30 जनवरी को मनाया गया विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 यह 30 जनवरी को मनाया गया था। और पहली बार कब इसका आयोजन हुआ था उष्णकटिबंधीय रोग दिवस का? तो 2022 में से पहली बार मनाया था। और 2025 की इसकी थीम क्या रखी गई है? तो एकजुट हो और खत्म करे, एकजुट हो और इसे खत्म करे, इसकी थीम रखी गई है। इंडिया गेट पर इसके जो इंडिया गेट है इसमें जागरूकता फैलाने के लिए उष्णकटिबंधीय जो उपेक्षित दिवस मनाया जाता है। तो जो उपेक्षित बीमारियां हैं जिसमें
कालाजार और फाइलेरिया है। तो इंडिया गेट पर बैंगनी और नारंगी रंग की रोशनी करके कालाजार और फाइलेरिया के जो रोगी होते हैं और जो इसके कारण होने वाले रोग है और जिस कारक है उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इंडिया गेट पर बैंगनी और नारंगी रंग की रोशनी जलाई गई थी। और कालाजार और फाइलेरिया मुख्य फोकस रोग थे इस बार के। इसके लिए जो कालाजार है इसमें ही लिस्मानिया कहा जाता है और इसमें इसकी वाहक कौन होती है कालाजार की, तो जो बालू मक्खी होती है इसकी वाहक होती है। और फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई जो होता है इसके कारण फाइलेरिया रोग होता है। तो कालाजार और फाइलेरिया को फोकस में रखा था इस बार के लिए। 1 फरवरी के दिन कौन सा दिवस होता है, अर्थात आज 1 फरवरी को राष्ट्रीय तट रक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एलोन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वीज़ा के साथ समझौता किया है। एलोन मस्क ने डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया है एक्स मनी, इसके लिए एक्स मनी एलोन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है और इन्हीं का ट्विटर है जिसका नाम इन्होंने एक्स कर दिया है। और एक्स की सीईओ कौन है, ट्विटर की सीईओ कौन है वर्तमान में, तो लिंडा याकरिनो यह इसकी सीईओ है वर्तमान में। और डिजिटल वॉलेट किसकी सहायता से लॉन्च किया है एक्स ने, तो वीज़ा के साझेदारी से एक्स ने जो लॉन्च किया है एक्स मनी। और इसमें पेमेंट कर सकते हैं आप, जिस प्रकार व्हाट्सएप से आप पेमेंट कर सकते हैं इस प्रकार इसमें भी वॉलेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यूएसए के राष्ट्रपति हाल ही में भी 47वें कप के रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं और इन्होंने अभी DOGE संगठन का निर्माण किया था जो सरकारी दक्षता विभाग कहलाता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी अर्थात जो सरकारी दक्षता विभाग है, अर्थात जो भ्रष्टाचार होता है, जो अपव्यय होता है धन का, सरकारी जो दफ्तर है इनमें, तो इनको कम करना इसका उद्देश्य है। और इसका हेड एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को बनाया गया था। DOGE संगठन का जो ये विभाग बनाया था इसका हेड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, तो हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हर्ष कुमार जी, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। महाकुंभ जो कि प्रयागराज में अभी चल रहा है, त्रिवेणी जहां प्रयागराज में इसका आयोजन हो रहा है, जो संगम है, संगम की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और 13 जनवरी पौष संक्रांति से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक इसका आयोजन होना है महाकुंभ का। और आप सभी परिचित होंगे कि अभी यहाँ पर जब मौनी अमावस्या थी उस दिन अमृत स्नान को लेकर भगदड़ हुई थी और जिसमें कई लोगों की मारे जाने की खबर है और ऑफिशियल आंकड़े तो 30 बताए जा रहे हैं, पर वहाँ की व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि इससे अधिक मौतें हुई होगी। तो जो अमृत स्नान होना था 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन, यहाँ पर एक घटना होती है, भगदड़ की घटना होती है। अब भगदड़ कहा जा रहा है कि एक जगह हुई थी, 2 जगह या 3 जगह हुई थी, तो ये भी सटीक नहीं पता है कि कितनी जगह भगदड़ हुई थी और उसमें कितने लोग मारे गए। तो जो भगदड़ की घटना हुई थी उसके लिए जांच आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय जांच आयोग होगा जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हर्ष कुमार जी को बनाया गया है। और 2 सदस्य कौन होंगे, तो VK गुप्ता जी जो कि पुलिस की ओर से, और DK सिंह जो एक्स IAS ऑफिसर है, DK सिंह और VK गुप्ता जी इसके सदस्य रहने वाले। अभी हाल ही में श्रीपद येशो नाइक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है बिजली वितरण कंपनी के द्वारा। श्रीपद येशो नाइक टास्क फोर्स का गठन बिजली वितरण कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है, तो रूस को चुना गया है विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश। विश्व पुस्तक मेला इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है और भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा 1 से 9 फरवरी तक। नेशनल बुक ट्रस्ट, जो नेशनल बुक ट्रस्ट है इसके द्वारा इसका आयोजन हो रहा है और इसकी थीम क्या रखी गई है, तो रिपब्लिकन एट 75 इसकी थीम रखी गई है। और फोकस कंट्री कौन है इसमें, तो रूस को फोकस कंट्री इसमें बनाया गया है। और उद्घाटन किसने किया इसका, तो जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है विश्व पुस्तक मेले का, नेशनल बुक ट्रस्ट का। तो आप ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023
2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो जो वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है, तो 6.4%, 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। जो इकोनॉमिक्स सर्वे 2024-25 जो इकोनॉमिक्स सर्वे आता है ये पिछले वर्ष का आता है, और जो बजट आता है यह अगले वर्ष के लिए आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और बजट 2025-26 आज प्रस्तुत होगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 यह आया है 1950-51 से पहली बार स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत करना, और 1964 में पहली बार बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया गया था इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है इन्हें अलग पेश करने की परंपरा कब प्रारंभ हुई, 1964 से। इसका निर्माण कौन करता है इकोनॉमिक सर्वे का, तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं इनका कार्य होता है जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इसको तैयार करना। और वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर अनंत नागेश्वरन जी वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, और इसे बनवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वित्त मंत्रालय इसे पूर्ण करवाता है, जिसमें वास्तविक आंकड़े, जीडीपी वृद्धि दर, महंगाई, बेरोजगारी, उद्योग और कृषि से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। और कुछ आंकड़े हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए हैं। जीडीपी की वृद्धि दर 2024-25 में कितनी रही, तो 6.4% रही है 2024-25 में भारत की जीडीपी। 2025-26 में क्या रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.3 से 6.8 के बीच रहने का अनुमान लगाया है। और 2023-24 में क्या रही थी, तो 8.2% हमारी जीडीपी रही थी वित्त वर्ष 2023-24 में। तो ये आंकड़े आपको याद रखना इकोनॉमिक सर्वे के। महंगाई की अगर बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर सीपीआई पर देखी गई है मुद्रास्फीति महंगाई को, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति को देखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। तो जो मुद्रास्फीति कितनी रहेंगी महंगाई, तो 4% का अनुमान रखा गया है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करेंगे तो 3 जनवरी 2025 तक का अपडेट जो दिया गया है विदेशी मुद्रा भंडार का, वह है $334.6 बिलियन है, जो हमारा वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार है। कृषि की अगर बात करें तो 2025 में कृषि में कितनी वृद्धि दर रही, तो 3.8% हमारी वृद्धि दर रही है कृषि क्षेत्र में। बेरोजगारी में जो है कमी आई है, बेरोजगारी कम हुई है। 2017-18 में 6% बेरोजगारी थी देश में, जो कि 2023-24 में 3.2% रह गई है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े याद रखने। नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर बनाए गए इस वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 में, तो 5,853 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। राजकोषीय घाटा हमारा 2023-24 में 5.6% रहा है। खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करें 2023-24 में, तो 332.3 मिलियन टन जो खाद्यान्न उत्पादन रहा है भारत का। ये इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े आपको याद रखने, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित आंकड़े जो दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 224A के तहत हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की अनुमति दी है। जो सुप्रीम कोर्ट के CJIA चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी, इन्होंने आर्टिकल 224A का हवाला देते हुए कहा है कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो चुके हैं उन्हें पुनः नियुक्ति की जाए उनकी कुछ समय के लिए, ताकि जो बर्डन है, ताकि जो अधिक केस है उनकी सुनवाई जल्दी से हो सके हाई कोर्ट में, और सभी को तीव्रता से न्याय मिल सके, और जो बोझ है केस का वह कम हो हाई कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पर। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को रीअपॉइंट किया जाएगा, और उन्हें जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे उन्हें पुनः जो वेतन भत्ते और सुविधाएं दी जाएगी जो न्यायाधीशों के समान होगी। और जो लंबित मामलों है उनका निपटान करने का कार्य करेंगे तदर्थ न्यायाधीश, और प्रत्येक हाई कोर्ट में 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है आर्टिकल 224A के तहत। यह भी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी के द्वारा कहा गया है। और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। हमने देखा था अभी 28 जनवरी को जो स्थापना दिवस था सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी टाटा स्टील बनी है। टाटा स्टील भारत की फर्स्ट कंपनी बनी है जिसने
जिसने हाइड्रोजन पाइप विकसित किए जो, और इसका जो ग्रेड क्या है, इस पाइप का हाइड्रोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के लिए जो ग्रेड है पाइप का कौन सा होना चाहिए, तो API-X65 ग्रेड का पाइप होना चाहिए हाइड्रोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने के लिए। उच्च दबाव को सहन करने की क्षमता होती है हाइड्रोजन पाइप की। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार ने क्यों प्रारंभ किया है, इसका टारगेट क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, तो 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना इसका लक्ष्य है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो बिहार पहला राज्य बना है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला। बिहार पहला राज्य बना है जो गाँवों में छुपी हुई प्रतिभा है उनको निखारने के लिए, जिसमें 13 से 23 वर्ष के जो युवा होंगे उन्हें क्रिकेट के क्षेत्र है उसमें आगे लाया जाएगा, और जो 16 टीमें बनाई जाएगी राज्य स्तर पर, और हर जिले में मैच का आयोजन होगा, और जो प्रतिभावान युवा होंगे उनको जो है क्रिकेट में आगे ले जाने का अवसर मिलेगा ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत से। तो बिहार ने इसे प्रारंभ किया है, ये ध्यान में रखना है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीपसीक एआई किसने विकसित की है, तो चीन के द्वारा विकसित की गई है। HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो शीर्ष स्थान किसे मिला है, सत्यल नडेला जी को मिला है। इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध लगाया है, इजराइल के द्वारा। गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जत्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी को सम्मानित किया गया है। लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 कब मनाया गया, 29 जनवरी को मनाया गया है। उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है, हिमाचल सरकार ने। T20I में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तिलक वर्मा जी ने। अब हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। ओंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, तो ओंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश नाइजर बना है। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, अबू धाबी में हुआ है। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 30 जनवरी को मनाया गया है। एलोन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वीज़ा के साथ समझौता हुआ है। महाकुंभ भगदड़ के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, हर्ष कुमार जी की। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा रहा है, तो जो रूस है इसका फोकस देश रहने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP हमारी कितनी रहने का अनुमान है, 6.4% रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति दी है, तो अनुच्छेद 224A के तहत यह अनुमति दी गई है। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाले भारतीय कंपनी कौन सी है, पहली, तो यह टाटा स्टील है। ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो बिहार बना है। धन्यवाद, जय हिंद। आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो वीडियो को देखने में उसके लिए सॉरी, अगर बाहर की नॉइज़ आई हो उसके लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।